टायर प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर रही हूँ कीपिंग इन माइंड कि लाइक यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं उनका मेडिकल बैकग्राउंड है नहीं, तो मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी और ना ही मैं लाइक प्रोसीजर्स के इन डेप्थ में जाऊँगी बिकॉज दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ previous information and it is not possible in such a short session. Okay, so I will try my best to do justice to this topic and आप लोगों को भी समझ में आए इंशाल्लाह. Next slide. Yeah. So सबसे पहले हम इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन पढ़ते हैं. Now इनफर्टिलिटी जो है वो डिफाइन की जाती है कि एक कपल after like 1 year of regular unprotected sexual intercourse करने के बावजूद वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं. ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो इनफर्टिलिटी होती है ना, ये दो तरह की होती है. एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. ना ये जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है ना, इसको इस तरह समझना है कि मतलब ये जो कपल है कभी आज तक कंसीव किए ही नहीं है, ठीक है. और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है कि मतलब आपको पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी मिलेगा, ठीक है, वॉट एवर बी द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, या मिसकैरेज हुआ हो या अबॉर्शन हुआ हो या स्टिल बर्थ हुआ हो या तो फिर अगर एक हेल्दी बेबी डिलीवर हुआ हो, ठीक है. लेकिन द थिंग इज कि अभी ये लोग जब दोबारा कंसीव करना चाह रहे हैं तो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इंडिया का जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है, ठीक है, एंड दिस इज एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट, ठीक है. तो इंडिया में हमारे पास ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कितना है, अप्रोक्सीमेटली 3.9 से लेके 16.8%. एंड इसको अगर लाइक हम फिगर्स में कन्वर्ट करें तो दैट इज 27.5 मिलियन इंडियन कपल्स. और ये लाइक बहुत बड़ा नंबर है अगर लाइक आप इस बात को माइंड में रखिए कि दिस इज अ हेल्थ प्रॉब्लम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनफर्टिलिटी की, ठीक है, इसको हम लोग किस तरह करते हैं, इससे हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. पहला है मेल्स. ओके, नाउ 30 से 40% केसेस में देखा गया है कि मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग कि कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है. फीमेल्स के केस में 40 से 55% देखा गया है कि वो लोग कंसीव नहीं कर पा रही हैं. और दोनों के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, एज इन के लाइक एक पर्टिकुलर कपल का मेल का भी प्रॉब्लम आ रहा है, फीमेल का भी प्रॉब्लम आ रहा है. तो ये चीज देखी गई है 10% केसेस में, ठीक है. एंड देन अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स भी हैं जो हमें 10% केसेस में देखे जाते हैं कि लाइक आपने पूरा इवेलुएट कर लिया है एज अ डॉक्टर, ना मेल का कोई प्रॉब्लम है ना फीमेल का कोई प्रॉब्लम है, लाइक किसी तरह का कोई इश्यू नहीं, लेकिन स्टिल वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है. और इन केसेस में क्या देखा गया है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years क्या होता है कि 10 में से 4 पेशेंट्स जो होते हैं ना, they do end up getting pregnant without like undergoing any kind of treatment. तो यहाँ पे अब it is the role of God obviously. So यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं माइंड में रखना चाहूंगी आप सबके कि ये जो इनफर्टिलिटी वाला इशू है ना, ये सिर्फ औरतों का इशू नहीं है. इनफर्टिलिटी के लिए मेल्स भी जिम्मेदार होते हैं, ठीक है. तो ये जो एक बायस हमारे सोसाइटी में दिखती है ना कि औरतों को प्रॉब्लम होती है अगर कंसीव करने में, या बहुत साल से शादी हो गई है एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव, तो उनको बहुत तरह तरह की बातें सुननी होती हैं. तो ये चीज आप सब लोगों को समझना है और आगे चल के दूसरों को भी समझाना है कि ये सिर्फ औरतों का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है. इट इज अ नॉन जेंडर स्पेसिफिक इश्यू. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल फैक्टर्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल फैक्टर्स के बारे में,
एंड देन फिर हम कुछ कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के केसेस में वैलिड होते हैं, ठीक है। नाउ मेल फैक्टर्स में क्या है, सबसे पहले है हमारे पास डिफेक्टिव स्पर्म फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि लाइक जो मर्द होते हैं ना उनका स्पर्म रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और जो औरतें होती हैं उनका ओवम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो मर्द का स्पर्म होता है ना, ये बनने में मिनिमम 2.5 months लगता है, ठीक है। और ये जो औरतों का ओवम होता है, ठीक है, ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना आपका, हर मंथ, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आपका एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है। नाउ मेल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर क्या है, डिफेक्टिव स्पर्म फॉर्मेशन। मतलब इट कैन बी ईदर कि कोई उनका मतलब अनाटमी रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज इन कि उनका जो टेस्टिस है, जिसको लाइक हम लोग कॉमन टर्म में टेस्टिकल्स या बॉल्स भी कहते हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस ओवर हियर। सो उसका कुछ इश्यू हो सकता है, उसके में उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, मेल्स में भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वी हैव टू कंसिडर दिस। उसके बाद ये होता है कि सेकेंड थिंग इज obstruction टू द आउटलेट सिस्टम। नाउ मैं आगे चल के आपको डायग्राम दिखाऊंगी कि किस तरह होता है। एक बार जब स्पर्म बन जाता है, ठीक है, टेस्टिस में, उसके बाद ये जाता है और जाके एक जगह स्टोर होता है, ठीक है, जिसे हम एपिडिडमस कहते हैं या एपिडिडाइमस व्हाटएवर। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि स्पर्म का फाइनल मैचुरेशन होता है और वो स्टोर होता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह से ये जो पूरा पाथवे है ना, जहां से स्पर्म आपका लाइक टेस्टिस से ट्रैवल होके एपिडिडाइमस तक जाएगा, वो पाथवे अगर ब्लॉक है किसी वजह से, तो फिर क्या होगा, स्पर्म जहां पे इसको पहुंचना है वहां पहुंचेगा नहीं। हुमैरा, वी कैन मूव टू द स्लाइड वेयर वी हैव द डायग्राम। या आप सब डायग्राम देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम में टेस्टिस दिया हुआ है, ओके। सो दैट इज द ऑर्गन जहाँ पे आपका एक्चुअली स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक ट्यूब, ये यहाँ पे ऊपर उसके जस्ट एपिडिडाइमिस है, ठीक है। वहां पे एक जो उठा हुआ पार्ट है, ठीक है, मतलब जस्ट टेस्टिस के ऊपर एक उठा हुआ पार्ट है, उससे एकदम लाइक एक झिल्ली की तरह अटैच्ड है। टू एक्सप्लेन इट थोड़ा बेटर वे में, उसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि स्पर्म फाइनली मेच्योर होता है और स्टोर होता है, ठीक है। तो ये जो पाथवे है, अगर इस पाथवे में लाइक किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो स्पर्म टेस्टिस से ट्रैवल करके एपिडिडाइमिस तक जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, the third thing is failure to deposit sperm at the correct position in the vagina. Now यहाँ पे important factor ये है कि लाइक बहुत सारे लोग हैं हमारे मुआशरे में जिनको लाइक जो करेक्ट नॉलेज है रिगार्डिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो पता नहीं होता है, ठीक है। तो उनका जो लाइक तरीका है ना वो ही गलत होता है, और उसमें क्या होता है ना कि जहां पे स्पर्म एक्चुअली डिपॉजिट होना चाहिए औरत के विजाइना में, वहां पे हो नहीं पा रहा है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ द रीजन कि लाइक ये लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि हाँ, मर्दों में अगर लाइक मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली बात आ जाती है, जिसमें क्या है कि मतलब ये जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, ठीक है, उसमें मर्दों की तरफ से ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इरेक्शन, जिसमें लाइक पीनस पूरा एकदम हार्ड एंड स्ट्रेट हो जाता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ठीक है। एंड दूसरा है इजैकुलेशन। इरेक्शन अचीव होगा तो ही इजैकुलेशन होगा, और जब इजैकुलेशन होता है तभी जाके वो पूरा जो सीमेन है वो जो औरत है उसके वेजाइना में जा एट द राइट पोजीशन उसको डिलीवर होता है, एंड देन उसके बाद के जो फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें यही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि
फेलियर टू डिपॉजिट स्पर्म एट करेक्ट पोजीशन इन वजाइना, यहाँ पे मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक प्रॉब्लम हो सकती है, इजैकुलेटरी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि लाइक इन सर्टेन केसेस एक कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी भी देखी जाती है, जिसमें क्या होता है ना कि जो पीनस का ओपनिंग है, ठीक है, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वो होता क्या है कि वो नीचे की तरफ होता है, तो अगर नीचे की तरफ होगा तो जाहिर सी बात है वो वजाइना में करेक्ट पोजीशन पे नहीं डिलीवर कर सकता सीमेन, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग क्या है, एबनॉर्मेलिटीज इन द सीमेन। नाउ जो सीमेन है ना, जिस ये एक्चुअली लाइक कॉमन टर्म है, हम लोग मेडिकल टर्म में इसमें सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो इसका अपना कॉम्पोजिशन होता है, उसमें लाइक वी हैव स्पर्म, उसका सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जाहिर सी बात है। उसका अपना एक पीएच होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन उसमें लाइक कुछ biological elements होते हैं, like we have fructose, then we have prostaglandins and ये सारी चीजें, ठीक है। इनका अपना एक प्रपोर्शन होता है, और अगर इनकी प्रपोर्शन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर वो कंसीव होने में इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो स्पर्म होता है, ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट, बट आई एम होपिंग द मैरिड कपल्स नो दिस, कि स्पर्म जो होता है ना, वो एक्चुअली उसका मोटाइल होना, मोटाइल इन द सेंस कि मतलब वो लाइक ये जो पूरा सेमिनल फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, ओके, इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। और उसमें क्या होता है ना कि लाइक स्पर्म तैरता है, ठीक है। तो स्पर्म को तैरने के लिए भी स्पर्म का जो स्ट्रक्चरल अनाटमी है वो मेंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत सारे लोगों का ये भी देखा गया है कि लाइक देयर आर सर्टेन सिंड्रोम्स जिसमें देखा गया है कि ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म का जो तैरने वाला जो कैपेसिटी है ना, जिसे हम मोटिलिटी कहते हैं, वो नहीं होती है। तो होता क्या है कि वो मतलब द मे उसका लाइक स्पर्म का फॉर्मेशन ठीक है, उसका आउटलेट सिस्टम ठीक है, मतलब पहुंच जा रहा है, उसके बाद वो क्वाइटस का प्रोसीजर भी जानता है, ठीक है, एंड वो करेक्ट पोजीशन में स्पर्म को डिपॉजिट भी कर रहा है। बट अब क्या हो रहा है कि स्पर्म मोटाइल नहीं है, तो मतलब स्पर्म अब डिपॉजिट होने के बाद वेजाइना में ट्रैवल करके ऊपर तक जा नहीं पा रहा है यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, अगर वो ट्रैवल करके ऊपर जाएगा नहीं तो वो ओवम से मिलेगा ही नहीं, ओवम से मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। इन केसेस में क्या होता है ना, हम फिर क्या करते हैं कि वी गो फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसके बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लास्ट में दूंगी, ठीक है। सो दिस वाज रिलेटेड टू क्या क्या मेल फैक्टर्स है हमारे पास। नाउ फीमेल फैक्टर्स, नाउ फीमेल फैक्टर्स हमारे पास सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। नाउ ऑल ऑफ अस नो बाय नाउ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एज इन की लाइक एक ब्रीफ आप सबको मालूम होगा कि हर महीने एक लड़की को प्यूबर्टी के बाद उसके पीरियड्स होते हैं, और पीरियड्स होना कितना इम्पोर्टेंट है। इट लाइक सिंबलाइजेस कि हाँ, द गर्ल हैज मैच्योर्ड नाउ and in future she is capable of bearing a child or children whatever, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मेलिटीज बहुत तरह से होते हैं। एक होता है कि लाइक आपके इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं, एक होता है कि लाइक आपके ब्लीडिंग पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ही एबनॉर्मल हैं, या आपको एक्सेसिवली हाई ब्लीडिंग हो रही है, या लाइक बहुत ही स्कैंटी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कम ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले हम लोग एक औरत का वी कंसिडर दैट, ओके। सेकंड है ओवेरियन फैक्टर। ना जाहिर सी बात है, औरत का सबसे पहला चीज जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो ये देखते हैं कि इसका ओवम जो बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी होती है। उसके बाद क्या है, यूट्राइन फैक्टर। लेट्स शो देम द डायग्राम हुमैरा। ओके, सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम है ना, ये एक लाइक क्रॉस सेक्शन है पूरा, और ये जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है ये साइड व्यू दिखा रहा है, ठीक है।
तो जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है, ठीक है, सबसे पीछे अगर आप देखें तो यू हैव द बैकबोन, ठीक है, उसका सबसे लोअर पार्ट दैट इज द सेक्रम। उसके सामने जो आपको ऑर्गन दिख रहा है ना, वो है रेक्टम, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। उसके सामने आप देखिए तो यू हैव द यूट्रस, ठीक है, और यूट्रस के नीचे जो आपको एक ऑर्गन दिख रहा है दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये जो यूट्रस का पोजीशन आपको दिख रहा है ना, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन एवरी फीमेल, ठीक है। इसे हम एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड पोजीशन कहते हैं यूट्रस का, ओके। नाउ ये वाला डायग्राम देखते हैं अब हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड वाला। नाउ ये देखिए, मैं डायग्राम के हिसाब से आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो नाउ यूट्रस का क्या हो सकता है, सबसे पहला ये कि ये देखिए फेलोपियन ट्यूब आप लोग को दिखा होगा, मार्क्ड है, ठीक है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये क्या कर रहा है, एक एंड पे ये ओवरी के ऊपर है, ठीक है, और दूसरे एंड पे वो यूट्रस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ओवरी से आपका ओवम निकलता है, जो फेलोपियन ट्यूब कलेक्ट करता है, और इस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके वो पहुंचता है वहां नहीं, फेलोपियन ट्यूब को भी एक्चुअली हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, ओके। तो अगर मैं एकदम लेमन टर्म में आप लोग को समझाऊं तो फेलोपियन ट्यूब का जो मतलब सब अगर आप दैट इज राइट, हाँ, लेफ्ट 1/4 एंड राइट 3/4 का जो अप्रोक्सीमेट डिवीजन है, ठीक है, वहां पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये देखिए, ये नीचे वेजाइना दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म ट्रैवल कर रहा है पूरा वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, पूरा फिर ऊपर आता है, ऊपर आके इधर आके फेलोपियन ट्यूब का ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, ब्रिंग द कर्सर ऑन द कर्व हुमेरा, नो, द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट कर्व, यस एग्जैक्टली, दिस इज द पोजिशन जहां तक स्पर्म आता है, ठीक है। और ओवम भी तुम्हारा ओवरी से ट्रैवल करके वहां तक आता है, और वहां पे दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन की वजह से अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, या इन्फेक्शन हो, या इन्फ्लेमेशन हो, या कुछ भी हो, तो क्या होगा कि आपको ओवम अपनी सही जगह पे ट्रैवल करके नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड फैक्टर इज रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम। नाउ यूट्रस जो है ना, उसका अपना एक इनर लाइनिंग होता है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम जो होता है ना, वो प्रिपेयर होता है कि अगर इस बार फर्टिलाइजेशन हो गया और हमारे पास एम्ब्रियो आया तो इम्प्लांट होगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो यही एंडोमेट्रियम जो है ना, ये हम शेड करते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आपके जो पीरियड के ब्लड होते हैं, समटाइम्स यू पास क्लॉट्स आल्सो, सो ऑल ऑफ दैट इज दैट एंडोमेट्रियल टिश्यू जिसको रेडी किया गया था अगर फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रियो वहां तक पहुंचता, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम का रिसेप्टिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वेजाइना के ऊपर एक ऑर्गन मार्क किया है दैट इज द सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सर्विक्स का आपका एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्जेनाइटली मैलफॉर्म्ड सर्विक्स होगा, ठीक है, ये बहुत सारी औरतों में देखा जाता है। या सर्विक्स क्या होगा कि देयर इज कॉन्जेनाइटल इलोंगेशन, ठीक है। या हो सकता है कि सर्विक्स इटसेल्फ किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से अफेक्टेड है, ओके। और एक और चीज होती है कि सर्वाइकल म्यूकस बोल के एक चीज होती है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि लाइक यू नो नॉर्मल डेज में देयर इज दिस वाइट डिस्चार्ज व्हिच गोज ऑन, ओके। तो दैट इज बेसिकली योर सर्वाइकल डिस्चार्ज ओनली, ठीक है। और इसका एक अपना कॉम्पोजिशन होता है, और इसका भी अपना एक पीएच होता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर कुछ भी
प्रॉब्लम्स होते हैं या इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर बहुत थिक होता है ना सर्वाइकल म्यूकस, तो जो स्पर्म है ना वो उसके थ्रू पेनिट्रेट करके ऊपर यूट्रस में नहीं पहुंच पाता, ठीक है, एक ये बात हो सकती है। दूसरा इसका पीएच जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, सर्विक्स रिलेटेड। एंड लास्ट ऑफ कोर्स वेजाइना रिलेटेड, जो मैंने बताया, वेजाइना का भी अपना कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन होता है, देन आपका ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड डिस्पेरूनिया। ओके, मूव टू द प्रीवियस स्लाइड वंस सुमेरा। हाँ, सी आई हैव रिटन दिस थिंग, वेजाइना का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है या फिजियोलॉजिक या डिस्पेरूनिया। डिस्पेरूनिया क्या होता है, अगर इसको लाइक यू नो एकदम हम लेमन टर्म में समझे, इट इज पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। आई थिंक अगर मैरिड वुमेन कंसिडर करें, या इवन लाइक यू नो यू गर्ल्स कैन बी नोइंग अबाउट केसेस अपने फ्रेंड्स से या यू नो अपने फैमिली मेंबर्स से, कि whenever they are you know trying to have sexual intercourse, it is so painful कि then they have to stop, okay। and जाहिर सी बात है, अगर sexual intercourse ही नहीं होगा तो सीमेन आपका डिपॉजिट नहीं होगा विजाइना में, एंड बाकी प्रोसेस जो है वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो डिस्पेरूनिया है ना, इसमें हमारे पास मेल कॉजेज भी हो सकते हैं, फीमेल कॉजेज भी हो सकते हैं, ओके। इट इज नॉट just about the female. This is something which I want to point out again, okay। Now let's move on to the next one. Now other factors ये जो है ये like you know common to both man as well as women है, ठीक है। obesity, then smoking, then alcoholism, drug addiction, high intake of junk food, stressful lifestyles, late marriages, infrequent sexual intercourse, ये भी प्रॉब्लम हम देखते हैं जब यू नो कपल्स हमारे पास आते हैं। lack of knowledge regarding the coital technique and fertility period। coital technique जो मैं बोल रही थी कि हाँ people they are not aware of how to go about with this process of sexual intercourse, ठीक है। and fertility period क्या होता है, हर menstrual cycle में there is this there is this period of 4 to 5 days, ठीक है, जो बहुत 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 एकदम पीक टाइम होता है फर्टिलिटी का। तो जो कपल्स लाइक यू नो जनरली कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम होती है एंड वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, देन द डॉक्टर टीचर्स देम कि उस औरत को अपना फर्टिलिटी पीरियड कैसे डिटरमिन करना है, एंड देन उसी टाइम वो लोग को सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, सो दैट यू नो उनके चांसेस जो है कंसीव करने के वो मैक्सिमम हो। एंड द लास्ट थिंग इज डिस्पेरूनिया, जो मैंने अभी बताया, दैट इज पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Now, how to approach a case of infertility? Okay. Now, हमारा objectives क्या है, अगर जब भी ये केस आता है इनफर्टिलिटी का, सबसे पहले क्या है कि हमें कॉजेटिव फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर डिटेक्ट करना है क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भी फैक्टर हमने फिगर आउट किया है, हमें उसे सॉल्व करना है। अगर वो मेल का इश्यू है तो हमें उसको देखना होगा, अगर वो फीमेल का इश्यू है तो हमें उसे देखना होगा, और अगर दोनों का कंबाइंड फैक्टर्स है देन हमें दोनों को ट्रीट करना होगा, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज टू reassure the couple in cases where no abnormalities have been detected। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 10% केसेस में ऐसा होता है कि लाइक यू नो आपने सारे टेस्ट कर लिए, हर तरह से इवेल्युएट कर लिया, लेकिन आपको कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम कपल को रीअश्योर करते हैं, ओके। नाउ व्हेन यू इन्वेस्टिगेट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था डेफिनेशन में कि यू नो 1 ईयर हो जाएगा रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का। रेगुलर बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी भी यू नो कपल से पूछनी पड़ती है कि लाइक यू नो आप लोग किस रेट से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, बिकॉज इवन दैट मैटर्स। अनप्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि वो लोग किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं यूज कर रहे हैं, ओके। सो आफ्टर 1 year हैज पास्ड देन वी विल एनालाइज। नाउ इन्वेस्टिगेट हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बोलूंगी कि
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखा जाए तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओके, एज कंपेयर टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. प्लस द पॉइंट इज कि मेल का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दैट इज कि वो लोग स्पर्म देंगे, राइट? और ये जो सीमेन एनालिसिस वाला टेस्ट है, इसके लिए जो हमें सीमेन कलेक्ट करना होता है, वो उतना ज्यादा हैसल वाला प्रोसेस है नहीं, अगर हम कुछ प्रोसेस कंसिडर करें कीपिंग द फीमेल इन माइंड, ठीक है? सो बाय डिफॉल्ट एंड कीपिंग ऑल द social considerations also into mind, the first investigation which is done in any case of infertility, ठीक है, वो सीमेन एनालिसिस होता है. दिस इज लाइक, मतलब क्या बोलते हैं, थंब रूल आप बोल सकते हैं. हम मतलब मेडिकल फील्ड में, कि एक कपल आया आपके पास और उनका इनफर्टिलिटी का कंप्लेन है, या वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वट, ठीक है? तो सबसे पहला टेस्ट जो आप करेंगे वो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस होगा, ठीक है? दूसरा क्या है? कंफर्मेशन ऑफ ओव्यूलेशन. नाउ ये हमें देखना होता है कि औरत का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, ठीक है, तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो हर साइकिल में ओवम रिलीज हो रहा है कि नहीं, और जो ओवम रिलीज हो रहा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं. और इसको डिटरमिन करने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगी बिकॉज दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज टॉपिक, ओके? एंड द थर्ड थिंग इज कंफर्मेशन ऑफ ट्यूबल पेटेंसी, जो मैंने आगे बताया कि फेलोपियन ट्यूब जो है, जो आपका ओवरी और यूटरस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका जो पाथवे है वो खुला रहना जरूरी है, तभी जाके ओवम ट्रैवल करके वहां आएगा, और स्पर्म जो है वो वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस के थ्रू ट्रैवल करके इधर आएगा, एंड देन वहां पे वो लोग फर्टिलाइज होंगे, ठीक है? नाउ यहाँ पे सम पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है? बोथ पार्टनर्स हैव टू कम एट द फर्स्ट विजिट. दिस इज अ मस्ट. No, switch on to the previous slide, please. सेकेंडली, अ डिटेल्ड जनरल हिस्ट्री और रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री हमें लेनी होती है, दोनों हस्बैंड और वाइफ का, ओके? एंड वो लोग एक साथ होंगे तभी आपको लेना है. दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारे साइको सोशल फैक्टर्स माइंड में रख के ये वाली बात कही गई है कि जो जनरल केस हिस्ट्री और रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री होती है ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ की एक साथ लेते हैं हम लोग. और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो होता है दोनों पार्टनर का, ये हम सेपरेटली करते हैं, ठीक है? एंड आपको कुछ भी मिले या ना मिले, बट नो वन शुड बी ब्लेम्ड. ना आप हस्बैंड को ब्लेम डाल सकते हैं, ना आप वाइफ को ब्लेम डाल सकते हैं. एंड दिस इज समथिंग जो लाइक आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको भी अपने माइंड में रखना है व्हेन ही इज टॉकिंग टू द पेशेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ बेसिक अप्रोच क्या होता है अगर मेल्स को कंसिडर किया जाए तो, ठीक है? तो एज आई सेड कि सबसे पहले केस हिस्ट्री, ठीक है, देन वी हैव clinical examination या physical examination, and then we have the investigations. Now case history क्या है? case history में कुछ important चीजें हैं जो यहाँ पे मैं आप लोग को एक आइडिया देने के लिए बोल रही हूँ. यहाँ पे एज फैक्टर हम देखते हैं, ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ मैरिज हम देखते हैं कि शादी का कितना साल हो गया और ये लोग कितने साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हुआ, एंड ऑल ऑफ दिस. हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मैरिज इफ एनी. ऐसा भी बहुत केसेस होता है जहाँ पे लाइक अगर उसकी फर्स्ट शादी हुई रहती है उससे उसको बच्चा होता है, लेकिन अगर उसकी सेकंड शादी हो गई लेकिन ही इज नॉट एबल टू कंसीव, इन द सेंस कि वो कपल दे आर नॉट एबल टू कंसीव, ओके? प्रोवन फर्टिलिटी इफ एनी, जो मैंने प्रीवियसली कहा था कि लाइक दो तरह का होता है ना, वी हैव प्राइमरी एंड वी हैव सेकेंडरी. तो यहाँ पे हमें रूल आउट करना होता है कि कहीं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस तो नहीं है, इन द सेंस कि लाइक पहले कंसीव हुआ था लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है? या और हमें रेलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री देखनी होती है कि कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज है कि नहीं है. सर्जिकल हिस्ट्री देखनी होती है
कि ऐसी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है पास्ट में जिसका उस इम्प्लीकेशन हो सकता है। सर्जरी जो इज रिलेटेड विद देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या उनका टेस्टिस, या उनका प्रोस्टेट, और एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ओके, एंड पर्सनल हैबिट्स में ऑफ कोर्स एज आई सेड, आपका जंक फूड इनटेक, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, ये सब हमें देखना होता है। नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन में हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक है जनरल एग्जामिनेशन, हम लाइक पूरा ओवरऑल पेशेंट को देखते हैं, उनका जनरल सर्वे होता है, और सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है, एज इन की लाइक यू आर एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी सिस्टम, cardiovascular system, the gastrointestinal system, the respiratory system, ये सब। ओके, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो मेल है, ठीक है, उसको अलग रूम में लेके जाता है डॉक्टर, एंड उसका जो जेनिटेलिया है उसका ओवरऑल एग्जामिनेशन करता है, देखने के लिए कि कुछ ऑब्वियस चीज दिख रही है कि नहीं, लाइक अ स्वेलिंग, तो वी हैव टू रूल आउट diseases like hydrocele, या उसका कोई congenital abnormality है and उसे पता ही ना हो, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशंस में अगेन हम दो तरह से प्रोसीड करते हैं। हमें रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराना होता है, जिसमें we have blood tests, we have urine tests, and we have basic imaging। बेसिक इमेजिंग में प्राइमरीली हम क्या करते हैं, वी गो फॉर अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी उनके पेल्विक रीजन का, ठीक है, सो दैट वी गेट टू सी कि हाँ उनके जो वहां के सारे ऑर्गन्स हैं आर दे फाइन और नॉट। और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में हमारे पास क्या है, एज आई सेड, सीमेन एनालिसिस विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन हार्मोनल स्टडी करनी होती है स्पेसिफिक केसेस में, अगर हमें समझ में आता है कि कुछ हार्मोनल इश्यू हो सकता है। स्पेसिफिक इमेजिंग होती है, जो इसमें लाइक वी हैव अराउंड 3 or 4 टेस्ट्स। प्राइमरीली हम लोग ये देखते हैं कि जो उनका पेटेंसी है, जो मैंने कहा था कि ये टेस्टिस से ट्रैवल होकर एपिडिडाइमिस तक आएगा, वो देखना होता है। वास डिफरेंस जो है वो ठीक है कि नहीं, वो देखना होता है। सो दीज थिंग्स, बायोप्सी भी रिक्वायर्ड होता है इन वेरी फ्यू केसेस। कैरियोटाइप एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर हम कोई क्या बोलते हैं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग को क्रोमोसोम एनालिसिस करना होता है, इसका मतलब यही है। और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट क्यों? क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है कि सम मेल्स दे उनका जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली मतलब अपने ही जो उनका स्पर्म होता है ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं और उससे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इन सम केसेस हमें ये इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करना होता है टू डिटेक्ट कि कहीं कोई एंटीबॉडी तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ फीमेल्स के लिए हमारा बेसिक अप्रोच क्या होता है? अगेन नंबर 1 इज केस हिस्ट्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एज देखना है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज देखना है, उनका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की कोई कोमॉर्बिडिटीज है कि नहीं, उनका थायराइड रिलेटेड इश्यूज है कि नहीं, या पीसीओएस या पीसीओडी है कि नहीं, या तो फिर hypertension or diabetes, you have to rule out all these comorbidities। ठीक है, सर्जिकल हिस्ट्री भी रूल आउट करना होता है, कहीं पास्ट में कोई भी सर्जरी हुई और रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जो मैंने कहा कि सबसे पहले हम औरतों में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल हिस्ट्री देखना होता है। प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, अगर वो पहले कंसीव कर चुकी है और उसका बेबी है, या अगर कंसीव की थी लेकिन बेबी नहीं हुआ है, तो उस प्रीवियस वाला जिसको प्रेगनेंसी था उसका हमें पूरा हिस्ट्री लेना होता है। पर्सनल हैबिट्स, सो दिस इज द केस हिस्ट्री। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में अगेन हमारे यहाँ पे भी वही है, पूरा जनरल सर्वे करते हैं हम, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं, एंड देन गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, विच इज एक्चुअली
उसे दूसरे रूम में लेके जाया जाता है एंड देन पूरा पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है टू सी कि उसका वो द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल जहां तक दिखता है पेल्विक एग्जामिनेशन में वो ठीक है कि नहीं. Now, investigations in case of a female क्या है? Again, routine investigations में we have the same blood tests, urine tests, and basic imaging में we have USG. Now, specific investigations female के case में क्या है? सबसे पहले हमें ये confirm करना था जो मैंने कहा कि ovulation हो रहा है कि नहीं, ठीक है? So, diagnosis of ovulation के लिए हम कुछ tests करते हैं. Then, tubal factor जो मैंने कहा था कि हाँ fallopian tube ओपन है कि नहीं, वो पाथवे ब्लॉक तो नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ इमेजिंग करते हैं एक्चुअली. एचएसजी एक बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली डन प्रोसीजर है इन फीमेल्स जिसमें हम ट्यूबल फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं. उसमें बेसिकली होता क्या है ना कि ये वेजाइना के थ्रू हम डाई डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हम उसके इमेजिंग करते हैं, ठीक है, और इमेजिंग में हमें दिखता है कि डाई कहाँ से कहाँ तक गया. अगर पूरा डाई एंड तक चला जाता है मतलब वो जो उनका फेलोपियन ट्यूब है ना वो पेटेंट है, ठीक है, और अगर नहीं जाता है तो फिर जहां रुक रहा है वहां पे हम लोग को उसको देख के समझ में आता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ओके. एंड दूसरा है लैप्रोस्कोपिक क्रोमोट्यूबेशन. ये भी लाइक सेम सिमिलर टेक्निक है बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू अप्रोच करते हैं. ओके. देन वी हैव सर्वाइकल म्यूकस स्टडी जो मैंने कहा था कि औरतों का सर्वाइकल म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसका पीएच, उसका कॉम्पोजिशन, उसका वॉल्यूम, उसका विस्कोसिटी, ये सब चीज देखनी होती है, ठीक है. एंड लास्ट में क्या है? एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो हम कुछ केसेस में करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये जो आपका फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियो होता है, ये जो एम्ब्रियो आर के लगता कहाँ है? वो एंडोमेट्रियम में ही लगता है विच इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लाइक वहां पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग को रूल आउट करने के लिए वहां की बायोप्सी करनी होती है. नाउ ट्रीटमेंट क्या है कि एक लाइक अब एक कपल आपके पास ओपीडी में आया है, ठीक है, और उनका इनफर्टिलिटी का कंप्लेन है एंड यू आर डीलिंग विद दिस केस नाउ. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अश्योरेंस देते हैं कपल को, ठीक है. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक गायनोकोलॉजिस्ट को डील करना होता है इन ऑल केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी. ओके. सेकंड क्या है कि अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स देख रहे हैं हमारे कपल में, ठीक है, तो उससे हमें करेक्ट करवाना होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल लाइक अगर हस्बैंड क्रॉनिक स्मोकर है या अगर वाइफ इज लाइक सिवियरली ओबीस, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहलाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसे कंट्रोल किया जाए तो यू कैन अचीव फर्टिलिटी, ठीक है. थर्ड क्या है? कॉइटल प्रॉब्लम्स टू बी इवैल्यूएटेड इंटेलिजेंटली. ना वही जो मैं प्रीवियसली कह रही थी, जाहिर सी बात है in general people are not comfortable talking about their sexual life, goes without saying. तो जब ये कपल्स डॉक्टर के पास आते हैं ना तो जाहिर सी बात है उन्हें लाइक हेजिटेशन होती है, शर्म आता है, वो लोग ठीक से बता नहीं पाते हैं. तो यहाँ पे डॉक्टर का रोल होता है कि आपको किस तरह से एक पेशेंट डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है और उनसे लाइक इंटेलिजेंटली सवाल करना है ताकि आपको आंसर्स भी मिल जाए और वो लोग लाइक एम्बैरेस्ड या ऑफेंडेड भी फील ना हो, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एज आई सेड कि केस हिस्ट्री से आपके आराम से 50% ऑफ द सिचुएशन आपको समझ में आ जाती है. दैट इज व्हाई इनफर्टिलिटी के केसेस में केस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा क्या है? मेल एंड फीमेल. नाउ ऑब्वियसली फिर आप इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में मेंशन किया, तो जो आपको प्रॉब्लम दिखेगा उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है. एंड ट्रीटमेंट जनरली दो तरह का ही होता है, या मेडिकल अप्रोच होगा या सर्जिकल अप्रोच होगा. मेडिकल अप्रोच इन द सेंस की लाइक
मतलब आपने ऐसा कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है जो ड्रग्स के थ्रू सॉल्व हो सकता है, ठीक है, सो देन यू गो फॉर दैट। सर्जिकल अप्रोच क्या है कि अगर लाइक यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटलेट सिस्टम, मेल में या फीमेल में, देन यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। सो यू जस्ट हैव टू सी कि आपके कॉज क्या आइडेंटिफाई हुए एंड अकॉर्डिंगली द ट्रीटमेंट विल बी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ प्रोग्नोसिस ऑफ इनफर्टिलिटी। प्रोग्नोसिस का बेसिक मतलब होगा कि लाइक आगे चल के क्या होता है। सो इन जनरल देखा गया है कि लाइक यू नो अगर एक कपल आपके पास आ रहा है, ठीक है, एंड आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो विद इन लाइक 2 years अराउंड 30 से 40% ऑफ द कपल्स उनमें आपको प्रेगनेंसी दिख जाती है, एज इन की लाइक दे आर एबल टू कंसीव, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि नाउ हमारे पास क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, एंड प्लस इन टेक्नोलॉजीज में भी अभी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, एंड दैट हैज रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दीज कपल्स कंसीविंग, ओके। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द थिंग इज कि लाइक यू नो हर केस सॉल्व नहीं होता है, देर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड the control of doctors also, ठीक है। So इसमें the last resort is always adoption. Next slide please. Now assisted reproductive technology, okay. So basically इसमें क्या आता है कि इसमें सारे fertility related treatments और procedures होते हैं जो couple को help करेंगे conceive करने में, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या-क्या टेक्निक्स होते हैं, जो भी टेक्निक्स होते हैं ना, वो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू डीलिंग विद द स्पर्म मेल का या ओवम फीमेल का। ओवम इज आल्सो नोन एज एग, ओके, या एम्ब्रायो, एज इन की क्या है कि वो फर्टिलाइज हो गया, एम्ब्रायो फॉर्म हो गया है, तो अब एम्ब्रायो को किस तरह से हमें डील करना है, ठीक है। सो जो सारे टेक्निक्स है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड these 3 things only। या आप एग को लेके डील कर रहे हैं, या स्पर्म को लेके डील कर रहे हैं, या एम्ब्रियो को लेके डील कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ टाइप्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में प्राइमरीली वी हैव, इसके सब क्लासिफिकेशन बहुत है, लेकिन ब्रॉडली क्या है, वी हैव आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम जो मेल का स्पर्म होता है उसको हम लोग फीमेल में डाल देते हैं, ठीक है। नाउ ये डालने के भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, एंड इट डिपेंड्स कि आप जस्ट लाइक यू नो वेजाइना के एंट्रेंस पे डाल रहे हैं या आप डीप इनटू द यूट्रस डाल रहे हैं, ओके। सो उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन भी है। देन यू हैव इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि ओवम है, ठीक है, और जो मेल का स्पर्म है उसको लेकर बाहर हम लोग फर्टिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को मतलब मिला रहे हैं, ओके। और फिर जो आपका जाइगोट या एम्ब्रियो है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जो फीमेल है उसके यूट्रस में, ठीक है। नाउ इसमें बहुत सारे एक्चुअली सब क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग कि कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या क्या चीज ट्रांसफर हो रही है। नाउ इसमें एक हो जाता है कि लाइक यू नो जो क्या बोलते हैं, एक है गिफ्ट, लाइक दैट इज द एक्रोनिम, उसका फुल फॉर्म इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब उस गमीट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। दूसरा है जिफ्ट, ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली हमने बाहर फर्टिलाइज कर दिया है, जाइगोट फॉर्म हो गया, अब इस जाइगोट को हम क्या कर रहे हैं, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है। So like this we have other classifications also इसमें। तो वही मैं कह रही थी कि लाइक जो ART है ना, उसमें भी लाइक अभी रिसेंटली बहुत नए नए टेक्निक्स आए हैं। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, प्रीवियसली वी जस्ट हैड दिस यू नो थिंग कि हाँ बस स्पर्म और ओवम आपने लिया और उससे फर्टिलाइज कर दिया एंड देन उसको ट्रांसफर कर दिया, बट अब हमारे पास और भी नए नए टेक्निक्स आ गए हैं, ठीक है।
and I can give you the names, but the thing is कि it's too complicated to understand right now. So as I said, we have gift hai, zift hai, post hai, SUZI, ICSI, AS, IVM. We have all these techniques, और इसको like उतना details में explanation की आप लोग को requirement नहीं है, because eventually I just want कि आप लोग को एक basic idea हो, so that अगर कभी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो या अगर कोई और इस प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा है, तो यू कैन गिव देम अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ क्या है. थर्ड क्या है? क्रायो प्रेजर्वेशन. क्रायो प्रेजर्वेशन क्या होता है? बेसिकली बिकॉज ऑफ सम रीजंस कुछ कपल्स होते हैं जो लाइक अपना स्पर्म या अपना ओवम जो होता है उसे प्रिजर्व करके रखवाना चाहते हैं, ठीक है. बट द थिंग इज कि क्रायो प्रेजर्वेशन अगर आप देखें तो एक तो बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर होता है, और दूसरी बात ये है कि लाइक बहुत सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें. आई विल गिव यू अ ब्रीफ आगे, ठीक है. एंड लास्ट क्या है? जेस्टेशनल सरोगेसी. नाउ इसमें बेसिकली क्या है कि लाइक कोई और औरत आपके बच्चे को कैरी कर रही है, ओके. So these are the, मतलब broadly these are the 4 types of ART: artificial insemination, in vitro fertilization, cryopreservation and gestational surrogacy. Okay, इसके सब टाइप्स में मैं नहीं जा रही. Now health hazards of ART. मतलब ART करवाने के क्या क्या हेल्थ hazards या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है. नंबर 1 क्या है? बर्थ डिफेक्ट्स. लाइक वी हैव, मतलब हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि कोई भी इन डेप्थ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुई नहीं है जो लाइक हमें एक स्टैटिस्टिक्स दे. बट इट हैज बीन सीन कि लाइक ART के केसेस में there are high chances कि like congenital malformations या congenital abnormalities हो जाए, okay, उस pregnancy में. दूसरा क्या है? increased risks of miscarriage, ठीक है. multiple pregnancy मतलब एक से ज्यादा, like आप अगर ART करवा रहे हैं तो हो सकता है आपके जरूरी नहीं कि एक ही बेबी हो, you can have 2, 3, 4, 5 कुछ भी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है? नॉर्मल प्रेगनेंसी हम लोग कब कहते हैं? जब जो बच्चा है वो यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है. बच्चा नहीं, मेडिकल टर्म फीटस होता है. जब वो बाहर निकल आता है तब उसे हम न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है. सो बेसिकली जो ये जो डेवलपिंग फीटस है, ठीक है, ये अगर आपका यूट्रस के अंदर है तो ही इसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है. वो भी यूट्रस के अंदर, मतलब यूट्रस भी पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, और उसमें भी एक पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पे अगर इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है, और फीटस डेवलप होता है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाता है. लेकिन इसके अलावा अगर कहीं और जाके वो जो एम्ब्रायो है वो अटैच हो जाता है, जैसे कि वेजाइना में अगर अटैच हो रहा है, सर्विक्स में अटैच हो रहा है, या फेलोपियन ट्यूब में अटैच हो जा रहा है, या फेलोपियन ट्यूब से निकल के आपका एब्डोमेन में गिर गया है, ठीक है, ये सब होता है. तो इन केसेस को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. एंड दिस इज लाइक अ रूल कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो जनरली एंड होगी आपका मिसकैरेज में, अबॉर्शन में, बिकॉज जाहिर सी बात है कि a growing fetus cannot survive anywhere until unless वो अपने normal position में हो तो. And third thing क्या है? perinatal mortality and morbidity are high. मतलब कि जब लेबर पेन एंड डिलीवरी होती है, ठीक है, उसके अराउंड उस वक्त देखा गया है कि there are increased risk to the mother as well as the baby, ठीक है. एंड लास्ट क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वाली बात है ना, ये लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज
ऐसा नहीं होता है कि लाइक अब एक कपल है, वो लोग इनफर्टाइल हैं और वो लोग डॉक्टर के पास गए और उनका लाइक डॉक्टर के पास जाने का मतलब कि हाँ एकदम उनका प्रेगनेंसी अब कंफर्म्ड है। डॉक्टर के पास गए मतलब ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उनका प्रेगनेंसी होगा ही होगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। और ये जो कपल्स होते हैं ना, इनको लाइक बहुत 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 बार प्रोसीजर्स लेने पड़ते हैं और कुछ कुछ प्रोसीजर्स पेनफुल भी होते हैं। सो इट एड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस उनके पर्सनल लाइफ में, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स उनके मैरिटल लाइफ में भी। ओके सो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इसीलिए एक हेल्थ हैजार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करते हैं। ओके सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। नाउ जो मैं कह रही थी कि एआरटी को लेकर लाइक ये बहुत ही रीसेंट फील्ड है और अभी भी इसमें बहुत 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 एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट है, एंड इट्स ऑन गोइंग नो डाउट। द पॉइंट इज कि बहुत 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 एथिकल इश्यूज रिलेटेड है इससे जो अभी भी सॉल्व हुए नहीं है, एंड लाइक we still have the relevant people and the relevant departments डूइंग रिसर्च ऑन दिस, ठीक है। लाइक जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं, जाहिर सी बात है और भी बहुत क्वेश्चंस हैं। एक इंडिविजुअल को या एक कपल को एआरटी की जरूरत है कि नहीं? ओके जो हम लाइक स्पर्म या ओवम स्टोर कर रहे हैं या एम्ब्रायो अगर हम स्टोर कर रहे हैं, इसका ओनरशिप किसका रहेगा? ओके देन कुछ लोग होते हैं ना कि लाइक एज आई सेड कि ये जो एआरटी वाला जो पूरा एंटायर स्टफ है, ओके दिस इज अ कॉस्टली प्रोसीजर, एंड देन इट डिपेंड्स कि आप किस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं। ओके उसके हिसाब से भी कॉस्ट वेरी करता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि लाइक अगर वो लोग अपना स्पर्म या एग दे दें और बदले में उनका लाइक फ्री में ट्रीटमेंट हो जाए या उनका ट्रीटमेंट हो, उनको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, तो इससे रिलेटेड जो एथिक्स है वो कंसिडर करना होगा। Then how do a person's religious beliefs align with different ART procedures? Now यहाँ पे because it is a Muslim women's studies circle, तो I would like to say कि इस्लाम का कितना like stand है when it comes to the different ART procedures. I'm not talking about ART in general, okay? I'm talking about the different procedures because इसमें different procedures में क्या चीज permissible होगी और क्या चीज permissible नहीं होगी, इस पे अभी भी हमारे जो उलेमाज हैं वो लोग like discussion कर रहे हैं। एंड जितना भी लास्ट मेरा अपडेट था उसमें वो लोग लाइक सिर्फ हमें एक बेसिक आउटलाइन ही बताए थे रिगार्डिंग दिस, ठीक है। प्लस अब हर प्रोसीजर का इस्लामिक परमिसिबिलिटी होगा कि नहीं, दिस इज समथिंग विच दे हैव टू कंसिडर। इसके बारे में मैंने अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा, बट देयर विल बी अ सेशन ऑन द psychosocial and religious issues of infertility, so it will be considered over there. Now the fifth thing is, should there be an age limit on ART? Okay, जैसे मैंने कहा कि क्रायो प्रेजर्वेशन एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि लाइक आप अपना जो भी गेमीट है, लाइक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, आप स्टोर करा सकते हैं एंड बाद में आप जब भी चाहे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये बात आ जाती है कि एज लिमिट होना चाहिए कि नहीं। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज कि जो चिल्ड्रन इस प्रोसेस के थ्रू पैदा हो रहे हैं, ठीक है, क्या उनको ये राइट है कि वो जाने कि उनके एक्चुअल जेनेटिक पेरेंट्स कौन है? इन द सेंस कि लाइक कुछ कपल्स में क्या होता है कि लाइक हस्बैंड है तो उसका जो स्पर्म है वो एब्सोल्युटली इररेलेवेंट है, ठीक है, इन द सेंस कि हम यूज ही नहीं कर सकते उसे कंसीव करने के लिए। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हम स्पर्म डोनर लेते हैं, ठीक है। नाउ द मोमेंट अगर आप स्पर्म डोनर ले रहे हैं, ठीक है, तो उस कपल का क्या है, वाइफ का तो ओवम है लेकिन स्पर्म डोनर है, कोई और डोनेट किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप जेनेटिकली देखें तो उसका जो बायोलॉजिकल फादर हुआ वो तो वो बंदा हो जाएगा जिसने डोनेट किया है स्पर्म। सो ऑल दीज थिंग्स they raise a lot of ethical questions, okay?
Are all requests for ART treated equally with regard to relationship status or sexual orientation? मतलब कि अगर the आजकल like जैसे society हमारा change हो रहा है, ठीक है? So we have a lot of people जो like single fathers या single mothers बनना चाहते हैं, ठीक है? या तो फिर we have couples who are not marrying but they want to be together and they want to have a child, okay? Sexual orientation मतलब we have this LGBTQIA, okay? And उनमें जाहिर सी बात है even they want to have kids. तो अब ये लोग ART अब के through जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें कितना ethics involved है and all of that. Is it ethical to use a deceased individual's frozen sperm or embryos? ऐसा भी केसेस मैंने देखा है, ओके, रियल लाइफ केसेस मैंने पढ़ा भी है ऑनलाइन, जहाँ पे क्या है कि हस्बैंड का स्पर्म उन्होंने स्टोर कर लिया था एंड फिर क्या हुआ कि हस्बैंड डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर एंड उसके बाद फिर उसकी जो वाइफ होती है वो ART के थ्रू अपने ही हस्बैंड का स्टोर्ड स्पर्म से कंसीव करती है एंड शी हैज अ बेबी. Of course it involves a lot of emotions, feelings and all those stuff, but यहाँ पे एक ये भी consider करना होता है कि अगर कोई बंदा मर गया है तो उसका जो भी आपने सेव करके रखा है वो किस हद तक यूज हो सकता है और कौन यूज कर सकता है. एंड और एक ये भी बात होती है कि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट? So what they are doing with your sperm or your ovum or your embryo, you don't know, because बहुत सारे unethical way में researches भी चलते रहते हैं and you'll never know कि आपका जो दिया हुआ है वो वहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं. This is like मतलब a negative aspect of medical field, I should say. But हाँ, unethical way में researches भी होते हैं. So you have to consider all these factors. So these are some of the ethical issues जो मैंने highlight किया है related to ART. Now this is the last slide and the takeaway message मेरे सारे audience के लिए ये है कि सबसे पहले जो मैंने कहा कि infertility जो है it is not a female problem, okay? यहाँ मेल्स का भी फैक्टर्स होता है, फीमेल्स का भी फैक्टर्स होता है, तो इट इज अ नॉन जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम. सेकंड थिंग क्या है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल बोथ मेल्स और फीमेल्स के केसेस में, ओके? तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हम सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं एंड द कपल आर एबल टू कंसीव. Now third क्या है, both partners they have to see the doctor at the first visit. Now this is something जो मैं Indian scenario में emphasize करना चाहूंगी कि जो बायस है ना कि हाँ इनफर्टिलिटी है तो औरत में कोई दोष होगा, ऐसा होता नहीं है. और फर्स्ट विजिट में इट इज हाईली रेकमेंडेड कि दोनों पार्टनर्स जाएं, ओके? एंड जो मैंने कहा कि इवन फॉर अ डॉक्टर द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज डन वो क्या होता है, सीमेन एनालिसिस टेस्ट, ओके? Next क्या है, counseling of the patient is a must in such cases, including the counseling of their family members. ये जो पर्टिकुलर चीज है या हेल्थ कंसर्न है या हेल्थ इशू है, इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर की तरफ से पेशेंट के लिए भी एज वेल एज पेशेंट पार्टी के लिए भी, इन द सेंस के उसके अगर इन-लॉज उसके साथ रहते हैं या उसके अगर अपनी फैमिलीज के साथ रहती है तो उनका भी काउंसलिंग इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो लोग पॉजिटिवली मोटिवेट करे कपल को और हर टाइम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रहे घर में, क्योंकि ये जो पूरा इंटायर प्रोसेस है ना ट्रीटमेंट का बहुत 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 स्ट्रेसफुल होता है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग इट मे बी कि आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ नहीं है and yet you are not able to conceive. So the last resort is always adoption. But यहाँ पे एक again factor आ जाता है कि you have to see about the Islamic aspect of adoption also. But in general, yes, people do adopt. So that's it. And with this, I would like to end my presentation. Thank you very much. Jazakumullah khair.